भारतीय अर्थव्यवस्था के इस 10वें लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछला अगर इस लेक्चर को आप देख रहे हैं तो इसके पहले आप लेक्चर 9 देख सकते हैं हमारा, जिसमें राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय आय की समझ के बारे में मैंने डिटेल में चर्चा की है। इस लेक्चर में हम लोग राष्ट्रीय आय की अवधारणा को देखेंगे। तो राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आय को आकलित करने के 4 दृष्टिकोण हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। कौन कौन से? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनपी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यानी जीडीपी सबसे कम यानी सबसे बेहतर यूं कहिए कि एनएनपी है, तो जीडीपी सबसे खराब है राष्ट्रीय आय की आकलन के लिए। कैसे, क्यों, ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे। तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसी तरह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद और नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी के अंतर्गत देश की घरेलू सीमा में होने वाले उत्पादन की माप की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। देश की घरेलू सीमा यानी जैसे मान लीजिए हमारा देश ही है, तो ये जितना भी ये अगर हमारा पूरा ये कंट्री है तो घरेलू सीमा यानी जितनी हमारी राजनीतिक सीमा है, इसके अलावा जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा है 200 नॉटिकल मील तक। इसके अलावा अगर हमारा कोई हवाई जहाज किसी अन्य देश में जा रहा है, उससे भी जो आय हो रही है वो हमारी घरेलू सीमा की आय मानी जाएगी। तो घरेलू सीमा हमेशा राजनीतिक सीमा से एक बड़ी अवधारणा है। तो आई सकल जीडीपी जीडीपी को का लब्बल अब ये समझिए कि तीनों सेक्टर जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर हैं। इन तीनों सेक्टर की जो कुल आय है यही जीडीपी है। जीडीपी एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। ये अंतिम वस्तु और सेवाएं और मौद्रिक मूल्य ये आप लेक्चर 9 में देख लीजिए, आई बटन में इसका लिंक दिया गया है। चाहे उत्पादन देश के नागरिकों द्वारा किया गया हो या विदेशियों द्वारा, यानी हमारे जीडीपी में देश के नागरिकों की भी आय जोड़ ली जाती है और विदेशियों की आय। अब यहाँ समझने वाली बात है कि देश के नागरिकों की आय तो हमारे यहाँ रह जाएगी, लेकिन जो विदेशियों की आय है वो विदेशी बाहर भी भेजते हैं और भेज सकते हैं, भेजते ही हैं। तो उस आय को भी हम जीडीपी में शामिल कर लेते हैं, तो वास्तविक फिगर नहीं मिल पाता। यही कारण है कि जीडीपी की जो तुलना होती है वो देश की आर्थिक आय के लिए नहीं की जाती, राष्ट्रीय आय के लिए। जब हम किसी अन्य देश से तुलना कर रहे होते हैं तब जीडीपी का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो आगे देखते हैं कि जिस प्रकार से भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत दूसरे देश के नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादन को जीडीपी में जोड़ते हैं, उसी प्रकार भारत के नागरिकों द्वारा विदेशों में जो उत्पादन किया जाता है वो संबंधित देश की जीडीपी में जुड़ जाता है। तो ये राइट फिगर मिलना कठिन हो जाता है जीडीपी में। जीडीपी की अवधारणा में हम और भी देख लेते हैं कि यहाँ पे सकल मूल्य योजित यानी सकल मूल्य वर्धित क्या है, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसे समझिए, इसका अनुमान कारक लागत के स्थान पर मूल कीमतों पर किया जाता है। सकल मूल्य योजित माप को सकल घरेलू उत्पाद में सब्सिडी से प्रत्यक्ष बिक्री कर को घटाकर प्रस्तुत करते हैं। यानी जो जीवीए है, इसे मैं व्यवहारिक रूप में आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए किसी कंपनी का जीवीए निकालना है। मान लीजिए कोई कंपनी कृषि से संबंधित है, तो कृषि का जो प्रोडक्ट बना रही है तो उसका जीवीए कितना है, तो जितना उसका जीडीपी है, टोटल उसकी जितनी जीडीपी है यानी जितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप जानते हैं कि इसे मूल्य में बदला जाता है। तो मान लीजिए 10 रुपये है, इसमें से जो उस कंपनी को सरकार ने सब्सिडी दी है मान लीजिए 2 रुपये, उसे घटा दीजिए, प्लस जो टैक्स लग रहा है उसे घटा दीजिए। मान लीजिए 2 रुपये टैक्स है, तो 10 - 4 ये हो जाएगा 6। यानी जो उस कंपनी का जीवीए हुआ वो कितना हुआ, 6 रुपये हुआ। तो जीवीए जीडीपी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर सेक्टर की अलग अलग माप ज्ञात की जाती है। तो आपने जीवीए निश्चित रूप से समझा होगा। आइए यहाँ देखते हैं, जीवीए से हर सेक्टर के उत्पादन आंकड़ों की अलग तस्वीर मिलती है। इससे नीति निर्माताओं को यह जानने में मदद मिलती है कि क्या किसी सेक्टर को इंसेंटिव की ज़रूरत है। इंसेंटिव यानी क्या उसको सब्सिडी वगैरह या क्या एक्स्ट्रा पैसा की ज़रूरत है। लेकिन जीडीपी का आंकड़ा तब अहम साबित होता है जब अपने देश की तुलना किसी देश की अर्थव्यवस्था से करनी होती है। इसमें दोनों देशों की आय की तुलना की जाती है। तो ये सब मैंने शुरू में आपको बता दिया। इसके बाद देखते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी।
तो शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होती है? जब जीडीपी से हम घिसावट यानी मूल्य कटौती घटा देते हैं तो वही शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी प्राप्त होता है। ये घिसावट क्या है? मूल्य कटौती, डेप्रिसिएशन। एक सिंपल वे में अगर समझना हो तो यूँ समझिए कि मान लीजिए एक मोबाइल 10,000 रुपये में उसकी वास्तविक कीमत में लॉन्च हुआ, लेकिन जब मोबाइल अपने अंतिम समय यानी यूँ कहिए अवशिष्ट रूप में, रद्दी के रूप में, यानी जब अंतिम कीमत उसकी थी तो 10,000 से घट के मान लीजिए वो 1,000 हो गई। तो ये जो 1,000 रुपये हुई, 10,000 से घटकर 1,000 रुपये हुई, तो घिसावट कितनी आई ये हम निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यही मूल्य में कटौती कितनी हुई, तो मूल्य में ऐसे तो देखिए तो लग रहा है कि 9,000, लेकिन 9,000 की कमी एकाएक तो नहीं होगी ना, थोड़ा थोड़ा करके हुई। तो 9,000 ये मूल्य कटौती यानी घिसावट निकालेंगे कैसे, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, वास्तव में जिन संसाधनों का उत्पादन किया जाता है उपभोग के दौरान उनके मूल्यों में कमी कर दी जाती है, इसे ही सामान का घिसना या मूल्य कटौती कहते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रीलिम्स के लिए कि मूल्य ह्रास या मूल्य कटौती यानी डिप्रिसिएशन की दर सरकार के किस मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए किसी, मैंने बताया मोबाइल की कीमत 10,000 रुपये है, उसका अवशिष्ट यानी कूड़ा आखिर मूल्य 1,000 रुपये हो जाता है। यदि उस मोबाइल को मार्केट यानी उस मोबाइल का इस्तेमाल 5 वर्ष तक किया गया तो हम वार्षिक घिसावट कैसे निकालेंगे? जो टोटल 10,000 रुपये है उसमें से 1,000 घटा के जितने वर्ष तक इस्तेमाल किया उससे भाग दे देंगे। तो ये भाग दे दिया गया, तो यानी 1,800 प्रति वर्ष। अब इसे परसेंटेज में निकालना, आप जानते हैं कि परसेंटेज निकालना होता है, तो ये टोटल में से जो एक्चुअल कीमत होती है यानी 1,800 बटा 10,000 गुणे इसमें 100 का गुणा कर देते हैं यानी 18%। यानी 1 साल बाद उस मशीन के मूल्य में कितनी कमी हुई? 18%, यानी 1,800 रुपये की कमी हो गई टोटल। तो इसी तरीके से 5 साल में 18×5 = 90 यानी 9,000 की कमी हो गई। तो आप घिसावट निकालना समझ गए, यही होती है घिसावट। आगे देखते हैं कि एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं मूल्य कटौती की अलग अलग दरें, कुछ कुछ ज़्यादा मूल्य कटौती करेंगी, कुछ अर्थव्यवस्थाएं यानी कुछ देश कुछ कम करेगी, इसलिए एनडीपी का इस्तेमाल अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए कदापि नहीं किया जाता। आगे देखते हैं, तीसरा है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ध्यान रखिए कि जब जीडीपी से हम निर्यात से प्राप्त होने वाली आय, जो भी हम निर्यात कर रहे हैं अपने देश से बाहर भेज रहे हैं उससे जो आय प्राप्त हो, और जो हमारे देश के नागरिक बाहर कमा रहे हैं और वो भारत में भेज रहे हैं वो आय, इसमें से जब आयात की मदें घटा दी जाती है, आयात की मदों के साथ साथ जो विदेशी भारत में कमा रहे हैं और वो बाहर भेज रहे हैं वो घटा दिया जाए तो जीएनपी मालूम चल जाती है। जैसे जीएनपी निकालना हो तो मान लीजिए टोटल जीडीपी है वो 10 रुपये है या 10 है, तो इसमें निर्यात से प्राप्त आय और भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय जो कि भारत में भेजा जा रहा है, मान लीजिए वो 3 रुपये है। तो इसके बाद आयात, तो एक बात याद रखिएगा कि भारत की यही विडंबना है कि हम निर्यात से ज़्यादा आयात करते हैं, जिसके कारण से हमेशा ही जो हमारे जीएनपी होता है वो जीडीपी से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि 3 रुपये का हमने निर्यात किया या भारत विदेशों से हम यहाँ पे भेजा गया, लेकिन जो हमने आयात किया वो हमेशा इतना ज़्यादा होता है कि वो हमेशा इस 3 रुपये से ज़्यादा ही हो जाता है। इस तरीके से 10 में अगर हम -1 करें तो ये 9, तो जीडीपी हमारा 10 था और जीएनपी 9 हो गया। तो एक बात याद रखिएगा, जीडीपी हमेशा सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये एक्चुअल फिगर नहीं है, टोटल ले लिया जाता है। इसके बाद जो अभी आपने यहाँ पे देखा इसके पहले कि एनडीपी, तो एनडीपी ये हमेशा जीडीपी से कम होता है, जीएनपी भी हमेशा जीडीपी से कम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीडीपी जीएनपी में कौन ज़्यादा कम होगा, तो जीडीपी हमेशा जीएनपी से ज़्यादा होगा। लेकिन बंद अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऐसा नहीं है, यानी यदि ये दोनों ही, यानी देश में न तो आयात हो रहा हो न निर्यात हो रहा हो, तो इसका मतलब जीडीपी और जीएनपी बराबर हो जाती है। इसे ही बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए अगला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी।
एनएनपी ये सबसे एक्चुअल फिगर होता है किसी भी देश की राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। इसमें क्या करते हैं कि एनएनपी में जो जीडीपी है उसमें विदेशों से होने वाली आय जोड़कर घिसावट को घटा देते हैं। और ज़्यादा स्पष्ट रूप से जो जीएनपी है, अभी आपने पीछे देखा कि ये जो जीएनपी अभी आपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद देखा, तो जीएनपी में से अगर घिसावट घटा देंगे तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पता चल जाएगी। तो जीएनपी आपने अभी देखा कि जो जीडीपी था, इस जीडीपी से आपने क्या किया कि एक्स माइनस एम कर दिया, यानी निर्यात और भारतीयों द्वारा जो विदेश में कमा रहे भारत में भेजे जाने वाली आय माइनस आयात से जो विदेशी भारत में कमा रहे हैं वो बाहर भेजे जाने वाली आय। तो जब इसमें से, यानी ये है जीएनपी, तो जब इस जीएनपी से घिसावट घटा दिया जाए तो ये एनएनपी मालूम चल जाती है। घिसावट आपने ऊपर देख लिया। इस तरीके से एनएनपी किसी भी देश के राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। एनएनपी किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है। प्रति व्यक्ति आय जब निकालनी हो तो राष्ट्रीय आय से कुल जनसंख्या में भाग दे देते हैं, और ये राष्ट्रीय आय अगर जो शुद्ध प्रति व्यक्ति आय जो होती है प्रति वर्ष, वो एनएनपी से कुल जनसंख्या को भाग देकर निकाला जा सकता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको चारों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ध्यान से एक बार और वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, अगर थोड़ी सी भी समझ आपकी बाकी रह गई हो तो। आगे देखते हैं कुछ और टॉपिक। राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना दो कीमतों पर की जाती है, एक चालू कीमत पर, एक स्थिर कीमत पर। चालू कीमत यानी मौद्रिक आय इसे कहते हैं। वर्तमान में बाजार मूल्य ही चालू कीमत है। चालू कीमत जैसे आज आप आलू खरीदने गए, आज मान लीजिए 20 रुपये किलो था, कल गए तो कल 16 रुपये हो गया, परसों गए थे तो पता चला कि 17 रुपये, तो प्रतिदिन का। तो ये चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। इसके अलावा स्थिर कीमतों, जो हमारी वास्तविक राष्ट्रीय आय है ये स्थिर कीमत पर होती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ है, वो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना करता है। स्थिर कीमत 2011-12 निर्धारित की गई है, 2015 में ये निर्धारण हुआ था। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा लेक्चर 9 जरूर देखिए। इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय पर मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, इसके लिए भी, यानी महंगाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इसके लिए लेक्चर 9 एक बार देख लीजिए, प्रीलिम्स में सीधे पूछा जाता है। इसके बाद आप देखिए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो जैसे अभी आपने देखा वास्तविक ये राष्ट्रीय आय, तो अभी आपने ये देखा कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, यानी यही आपने एनएनपी देखा था, एनएनपी बटा कुल जनसंख्या, ये वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है। इसी तरीके से वास्तविक ये व्यक्ति का आय क्या होगी, तो घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त आय को ही व्यक्ति का आय, पर्सनल इनकम कहते हैं। यह देशवासियों द्वारा वास्तव में प्राप्त आय है। यह दो भागों में बांटा जा सकता है व्यक्ति का आय को। कौन कौन से? पहला व्यय योग्य व्यक्ति का आय, इसे यूं समझिए व्यय योग्य, और एक और है वो है निजी आय। निजी आय को सबसे पहले मैं समझा दूं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट विभाग में आप काम कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी निर्धारित कर दी गई कि आपको क्या मिलेगा, 50,000 रुपये महीने मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो 50,000 रुपये ये आपकी निजी आय है। लेकिन वास्तव में क्या 50,000 रुपये मिलता है? नहीं मिलता, उसमें ढेर सारी चीज़ें कट कुट जाती हैं। तो यही जो ढेर सारी चीज़ें कट जाती हैं वो व्यय योग्य व्यक्ति का है। तो वो जो ढेर सारी चीज़ें कटती हैं वो वास्तव में क्या है, वही तो टैक्स है। यानी जो आपकी निजी आय है उसमें से आप निजी टैक्स निकाल देंगे, जो टैक्स वगैरह निकल जाएगा तो वो आपकी व्यक्ति का आय, यानी सॉरी व्यय योग्य आय पता चल जाएगी। तो इस तरीके से ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। इसके अलावा आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए।